मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों ने देखा होगा अब तक जो हमने बातें की थी, आज का नेचर बस पता चला था। लेकिन आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली कुछ ऐसे घटनाओं पर बात करने वाले हैं जिससे कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच शुरू होगी। आप सारे बच्चों ने कूलम जी का नाम सुना था क्या रे? कूलम्स, कूलम जी का नाम सुना था आप सारे बच्चों ने? यस। यस यस सर। सर। कूलम जी ने क्या किया था पता है आपको? कूलम जी ने क्या किया था? यस, क्या किया था रे कूलम जी ने? लॉ बनाया था सर उन्होंने। हाँ, चार्ज पे कुछ कूलम जी जो थे, कूलम जी ने बताया था कि जो पर्टिकुलर आपका चार्ज रहेगा, चार्ज का नेचर किस प्रकार रहता है, बराबर है? के बारे में उन्होंने बोला था, आया ना? कैसे वो एक दूसरे को खींचते हैं, इसके बारे में। सही है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस, यस सर। ठीक है, चलते थोड़ा आगे। देखो अभी अगर हमको उसके नेचर के बारे में अगर अभी कुछ खासी जानकारी अगर मिल गई है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी कूलम्स लॉ ने क्या बताया? देखो दुनिया के एक कोने में बैठ के ग्रेविटेशनल का लॉ एक बताया गया जो कि न्यूटन ने बताया था, और दुनिया के दूसरे कोने में बैठ के कूलम जी ने अपना सिद्धांत जो कि बीच में लगता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से आगे जाना गया, उसके बारे में बताया। उसी के बारे में थोड़ा हम चर्चा करने वाले हैं। कूलम जी ने कहा कि भाई अगर मैं दो पॉइंट चार्जेस लूं, पॉइंट चार्ज मतलब क्या? आपने तो देखा था कोई एक पार्टिकल है, किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो सकता है, बराबर बच्चों? इस पार्टिकल के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी बंदे के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बंदे को हम प्रोटॉन बोलते हैं, बराबर है? या फिर कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एकदम छोटे सर वाले। आवाज क्लियर। मेरा आवाज बाकी बच्चों को आ रहा है क्या? मेरा आवाज किसी को भी नहीं आ रहा? यस सर, क्लियर है सर। श्याम जी को छोड़ के बाकी सारे बच्चों को मेरा आवाज आ रहा है ठीक ठाक? रानी ताई, रितेश दादा, यस सर, आ रहा है। यस केतन सर। भाई, यस सर। आशीष अब भाई, आ रहा है सर। श्याम भाई, ए श्याम यस सर आ रहा है। भाई, सर मुझे भी नहीं आ रहा सर। है क्या? इसका मतलब मेरा ही प्रॉब्लम। एक मिनट, एक मिनट। क्या मेरा आवाज अब सारे भाइयों तक पहुंच पा रहा है? यस सारे सर भाइयों को एकदम ठीक ठाक आवाज आ रहा है? बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ आ रहा सर। रहा? अगर मेरे सारे भाइयों को अगर आवाज एकदम ठीक ठाक आ रहा है तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए भाइयों, अगर हम बात कर रहे थे कूलम्स लॉ के बारे में, तो कूलम्स लॉ को जानने के लिए चार्ज का नेचर समझना जरूरी था, जो कि हमने अब तक समझ लिया। देखो अगर कोई मेरे पास एक चार्ज है, पर्टिकुलरली चार्ज माने मैंने बोला था कोई एक पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर जान होना है ना, जैसे बॉडी के अंदर सोल होता है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर एक ताकत बोल सकते हैं जो किसी अगर पार्टिकल के पास हो, उसे चार्ज बोला जाता है। जिस चार्ज को जो डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो चार्ज होता है, मास की तरह होता है। मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता। मास मतलब वजन, वजन को डिफाइन नहीं किया जाता। वजन किस कलर का दिखता है, बराबर है? वजन मतलब वजन है क्या? बल्कि लगता है, बल्कि फील होता है, फील। दिखता है क्या? वजन दिखता है क्या? ये दिख रहा है, वजन दिख रहा है? वजन दिखता नहीं, वजन फील होता है। मास या वैसे चार्ज फील होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो अभी? यस सर। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग वजन हो सकता है, ठीक है? कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता ना कि सर अगर मैंने इतना बड़ा रुई का गोला ले लिया और इतना बड़ा मैंने आयरन का गोला ले लिया, लोखंड का गोला ले लिया, लोखंड का गोला तो ज्यादा वजनदार है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम लग रहा है, तो कोई इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता यूजुअली। भाई है तो है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, भाई है तो है। अब तो उसके ऊपर नींबू डाल दे या तो उसके ऊपर मिर्ची डाल दे, ठीक है, या काला जादू करो, उतना वजनदार रहने वाला है ना? तो हमने काला जादू किया सर, है ना? और रुई ज्यादा वजनदार होना, ऐसा होता है क्या कभी? लोखंड कम वजन का हो गया, ऐसा काला जादू बना ही नहीं है, ठीक है? करना है तो करके देख लो, ठीक है? चलिए ये चल लेते हैं। अगर कूलम्स लॉ के बारे में बात करें तो कूलम्स बोला अगर दो कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, अभी पॉइंट चार्ज रियलिटी में होते नहीं। पॉइंट चार्ज मतलब कोई देखो एक ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है सबको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के बराबर ऊपर पर इतना ही पॉइंट है चार्ज। अब ऐसा बोल नहीं सकता ना कोई बंदा कि भाई कोई पॉइंट चार्ज होगा, लेकिन
पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट के ऊपर बराबर, जैसे हम पॉइंट मास बोलते हैं तो रियलिटी में पॉइंट मास मतलब कितना, पॉइंट मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब इसी पॉइंट को अगर मैं जूम कर लूं तो ये इतना बड़ा भी दिख सकता है। समझ गए आप? सर आवाज है। हाँ। मेरे प्यारे भाइयों, सबको मेरा आवाज आ रहा है? बोलिए भाइयों। अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है सर। सर आप भाइयों अब आ रहा है? यस सर। सर आप ईयरफोन लगा लीजिए। यस सर। ठीक है भाइयों, 1 मिनट रुकिए, हेडफोन लगाने दीजिए। सारे भाइयों को मेरा आवाज आ रहा है अभी? यस सर। हाँ सर अभी आ रहा है। ओके ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा आगे। सबको एकदम ठीक ठाक एकदम फाड़ू आवाज आ रहा है बराबर ना? कान फट जाएंगे ऐसा वाला आवाज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस चलेगा, ठीक है आ रहा है सर। यस चलेगा। आज के लेक्चर में ओम राजे पाटिल और मुजम्मिल भाई, नहीं मुजम्मिल भाई तो टाइम पे थे। ओम जी आप लेट क्यों थे? ओम जी बताइए। ओम, अबे गधे ओम, मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? हाँ सर, मोबाइल चार्ज पे लगा रखा था। ओके, तो मोबाइल चार्ज पे रखने के बाद लेक्चर नहीं अटेंड करते क्या? ये लेट आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, बहुत कम है था। अभी 15% चार्जिंग है सर। अरे भाई फिर तेरा 50% होएगा, फिर 100% होएगा। टक्के से क्या होता है भाई? तेरे को टक्के आने चाहिए ना तेरे एग्जाम अरे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए तू बता। 50%। हाँ, तू भी टक्के टक्के बोल रहा है तो मैं भी टक्के बोल रहा हूँ अभी, है ना? परसेंट बराबर। परसेंट। हाँ, नहीं टक्के भी तो सही है ना भाई, उसमें क्या गलत बात है? ठीक है चलेगा। कल से टाइम पे नहीं होना भाई, तो कल से मीटिंग लॉक करने वाला हूँ। डॉट 8 बजे अभी ऐसे लेक्चर होंगे। सुबह के 6 बजे से लेके 11:30 तक आपके सारे लेक्चर खत्म कर देने वाले हैं हम, तो दिन भर आप पढ़ सकते हो, ऐसा हम सोच रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो Yes, इसके लिए sir. अगर कोई मेरा किसी टाइम का, परफेक्ट है। यस, तो किसी के टक्के कम है तो यही उसने लाइन उसके, परफेक्ट है। यस यस, तो जिसके टक्के कम है उसने टक्के बढ़ा लेने, ठीक है? तो फिर यस आपको सर। आपको टक्के नहीं आएंगे, समझ रहे हो? फिर टपके देने पड़ेंगे आपको, ठीक है? चलेगा, चल लेते हैं आगे, चलेगा। तो ओम भाई कल से लेट हो गया तो तेरे को घर पे आके टपके दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलेगा, चलते चलते आगे। चले बच्चों शुरू कर देते हैं। देखिए अभी टाइम पास नहीं करना है। अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज के बारे में, तो देखो किसी भी चीज को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, लेकिन उसमें का डिस्टेंस देखो, जैसे कि मैं आपको बोल दूं, देखो अभी देखो, अगर मान लीजिएगा मेरा एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, आपको दिख रहा है कि चार्ज के साइज के कंपैरेटिवली उनका सेपरेशन का डिस्टेंस बहुत बड़ा है क्या नहीं बड़ा? बोलो है क्या नहीं? यस सर। यस सर। अभी अभी आप मुझे बताओ, देखो ये वाला डिस्टेंस चेक करो। अब ये वाला डिस्टेंस भी तो बड़ा ही है ना, लेकिन चार्जेस उसके कंपैरेटिवली बहुत बड़े, तो इसको पॉइंट चार्ज बोले या नहीं बोले इसमें दिक्कत हो सकता है, बराबर क्या नहीं? मतलब चार्ज के साइज के कंपैरेटिवली अगर उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो ना उनके बीच वाला, तो उसको पॉइंट चार्ज बोला जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि देखो अभी इनको भी पॉइंट चार्ज बोला जा सकता है, क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस बड़ा है एज कंपेयर टू दी, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि सन जी यहां पर है और अर्थ जी यहां पर है, तो इनको भी पॉइंट चार्ज बोला जा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप सारे लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। चलिए, यस। तो अभी आपको पॉइंट चार्ज के बारे में कंसेप्शन क्लियर हो गया। न्यूटन जी को 32 साल लगे थे ये चीज बताने के लिए कि ग्रेविटेशन फोर्स एग्जैक्टली किन किन बॉडीज पर लगाया जा सकता है, या फिर उसको प्रूव करने में कि इन इन बॉडी पे लगाया जा सकता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, दुनिया में का ग्रेविटेशन फोर्स बस 2 बॉडी पर ही डायरेक्ट लगता है, मतलब F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला बस 2 ही बॉडी पर डायरेक्ट लगाया जा सकता है। एक होता है पॉइंट मास। सर आवाज है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। एक मिनट भाई, सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे बोलने देने, रुकना 1 मिनट, बोलूंगा तो आएगा। 1 मिनट रुक तो देखने दे भाई क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। 3 बार आवाज नहीं आ रहा, मतलब क्या मजाक है क्या? 1 मिनट रुक ले भाई, नेटवर्क चेंज कर दीजिए। सर नेटवर्क आपका आवाज
भाई नेटवर्क चेंज करने के लिए 10 नेटवर्क थोड़ी मेरे पास, एक ही नेटवर्क है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है भाई का आवाज, सबको भाई का आवाज आ रहा है, बोलिए। यस सर, आ रहा है? आ रहा है सर। यस, चलो ठीक है। मुजम्मिल भाई आवाज आ रहा है? मुजम्मिल भाई, भाई का आवाज आ रहा है? यस सर। मेरे को भाई तेरा आवाज आ रहा है, बहुत अच्छा आवाज है तेरा, बोलते रहा कर ऐसे बीच बीच में, अच्छा लगता है, दिन अच्छा है जा रहा है ऐसा लगता है। ठीक है मुजम्मिल, गलती से बोल दिया कर, है ना, मेरी प्रसन्नता के लिए। ठीक है मुजम्मिल भाई, अरे भाई कुछ तो बोल दे। यस सर। क्या यस सर, कुछ तो बोल दे, है ना। चलो ठीक है, शुरू कर देते लेक्चर, बीच बीच में बोला कर, ठीक है। सर कैसे हो, खाना खाया क्या, पूछ सकता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, बस बोल दे कुछ तो। चल शुरू करना है मुजम्मिल भाई, लेक्चर बोल, शुरू करना है। यस सर। अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट चार्ज के बारे में, तो पर्टिकुलरली अगर मैं पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट चार्ज मतलब सेपरेशन डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली, उन चीजों को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। और फिर मैंने आपको बोला था कि कैसे न्यूटन जी ने बताया कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स भी पॉइंट मास और स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी, इन बॉडीज पर ही लग सकता है डायरेक्टली। क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा था, अगर मान लीजिएगा एक बंदा यहां पे खड़ा है, एक बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, इन दोनों के बीच वाला अगर मेरे को ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है। हाँ या ना, चिल्ला दो हाँ या ना। यस सर, यस तो सर। अगर वो वाला फॉर्मूला है तो Yes, फिर sir. जो नीचे वाला आर स्क्वायर है, जो नीचे वाला आर स्क्वायर है, वो नीचे वाला आर स्क्वायर माने क्या, पेट में से सर का डिस्टेंस लू, या सर में से सर का डिस्टेंस लू, या पैर में से पैर वाला डिस्टेंस लू, या पेट में से पेट वाला डिस्टेंस लू। बोलो कहां से कहां का डिस्टेंस लेना चाहिए, या इसके सर से इसके पैर तक का डिस्टेंस लो, या इसके सर से इसके पैर तक का डिस्टेंस लो। भाई कौन सा डिस्टेंस लेना ठीक रहेगा, बोलिए कौन सा डिस्टेंस लो, बोलिए, जनता जवाब जानना चाहती है भाइयों, बोलिए कौन सा वाला। वही दिक्कत था ना, तो वो चीज निकालना डिफिकल्ट था, क्योंकि उस वक्त सीजे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, तो उसके वजह से दिक्कत होता है कि भाई समझे कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे पकड़ा जाए, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे पकड़ा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे लाई करता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तो उस वाले केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। यूजुअली पानी के केस में भी ऐसी चीजें हो जाती है, पानी के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट डीप कर दिया जाए तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो जाता है। वो तो मैकेनिक्स में बात होगी उसके बारे में, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे न्यूटन जी ने बोला कि भाई अगर आड़ी टेढ़ी बॉडी लोगे तो फिर डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, वैसे कूलम जी ने भी बोला आड़ा टेढ़ा चार्ज लोगे तो जो आर स्क्वायर है ना वो क्या है वही नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। इसीलिए जब पॉइंट चार्ज के बारे में बात होती है, मान लीजिए मेरा एक चार्ज है, मान लीजिए मेरा एक दूसरा चार्ज है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच वाला डिस्टेंस मान लीजिएगा कुछ आर था, ठीक है, ये मेरा है Q1 चार्ज, ये मेरा है Q2 चार्ज। मान लीजिएगा मेरा Q1 चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिएगा मेरा Q2 चार्ज है नेगेटिव चार्ज। सारे मेरे प्यारे बच्चों को बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। यस आ रही। यस यस। यस सर। तो अभी ओके मेरे भाई और बहनों, ओके, तो फिर बच्चों अभी इस वाले केस में फिर एक फॉर्मूला दिया गया, जो फॉर्मूला आपका था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिख रहा है कुछ एक फॉर्मूला, इसको बोला गया कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में सब कुछ भी एक बोल सकते हो। सर कैसे निकाला गया, इसको निकालने के पीछे कुछ चीजों का हाथ था, लेकिन वो हमारे सिलेबस के लेवल पर नहीं है, बट स्टिल अगर बात करना तो मैं फिर भी आपको बता सकता हूँ। यूजुअली फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, तो उसके मदद से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ले लिया गया। और आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ पता होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाया है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को आज तक दुनिया में कोई भी प्रूव नहीं कर पाया है। मतलब सबको यह पता है कि शक्कर मीठा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी अडानी पर्सन को, किसी जिस पर्सन को नॉलेज है उसको जाके पूछा जाए भाई तेरे को शक्कर मीठा ही क्यों लगता है बता, फिर वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा रे, उसके पास कुछ आंसर होगा क्या, नहीं ना। तो हमारे लेवल के बाहर है अभी तक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को समझना। मतलब हमेशा यह देखा जाता है, हमेशा यह देखा जाता है
जो फोर्स लगता है ना, फोर्स का नेचर हमेशा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसलिए इसको बोला गया इनवर्स में एक चीज का स्क्वायर लिया गया ना, इनवर्स में स्क्वायर लिया गया, बराबर क्या नहीं, तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला गया। मतलब फोर्स का जो नेचर है वो डिस्टेंस को इनवर्सली लेके अगर उसका स्क्वायर किया जाए ना तो उसके साथ सेम आता है। ग्रेविटेशन फोर्स के केस में भी ऐसे ही आता है, चेक कर लीजिए, वहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। जब इन दोनों चीजों को ऐड किया जाएगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ऐसा मिलेगा। और अगर फोर्स इक्वल टू करे तो फिर K लेना ही पड़ेगा, कांस्टेंट तो लेना ही पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए। सारे भाइयों को और बहनों को क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर, क्लियर। यस यस सर, क्लियर। यस सर। यस, चलिए ठीक है। अभी अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर आपको क्लियर, तो आपको ना गलती से भी क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि भाई कूलम्स लॉ कहाँ से आया। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव बोल रहा हूं और वो फोर्स कैसे है इसके लिए मैंने एक्सप्लेन भी किया है। बट मैं आप चाहता हूं कि आप उन चीजों पे चीजें सारी समझे, लेकिन फोकस उन चीजों पे करें जिन चीजों पे प्रश्न आ सकता है। फोर्स के ऊपर प्रश्न आ सकता है, लेकिन फोर्स के ऊपर फोर्स कैसे आया उस पर प्रश्न नहीं आएगा। फोर्स के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देके उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस मैं चाहता हूं कि आप आपका दिमाग यहीं पे रखें और सारी चीजों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीजों को हमें देखना है। देखो प्यारे भाई और बहनों, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², अगर ये वाला फंडा यहां पर था तो पॉइंट चार्जेस के लिए था। ये जो आपका K यहाँ पे आपको दिख रहा है सबको, ये K दिख रहा है सबको, ये K? अबे हाँ बोल दो भाई। यस यस, सर। ये जो पर्टिकुलर K है ये कांस्टेंट है जो मीडियम के अनुसार हर बार बदलता रहता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या है ये? कांस्टेंट है, लेकिन मीडियम कांस्टेंट के के अनुसार हर बार बदलता है। पर्टिकुलर के अनुसार बदलता रहता है। यस, मतलब आप अगर अलग अलग मीडियम्स को अगर कंसिडर कराओगे, अगर आप अलग अलग मीडियम को अगर कंसिडर कर रहे हो तो मान लीजिएगा उसके केस में आपको हमेशा वैल्यू बदला हुआ ही मिलने वाला है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छे से बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस, चलिए ठीक है। तो फिर अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में अगर आपको आइडिया आ गया है, मतलब क्या, ऐसे कहा जाता है कि देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², बराबर है? हाँ या ना भाई और बहनों, करेक्ट है? और अरे हाँ तो बोल दो। यस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता यस है सर। K Q1 Q2/r²। वो मासेस के लिए, चार्जेस के लिए, बाकी फोर्स का नेचर एग्जैक्टली सेम है। देखो अभी पर्टिकुलरली अगर मैं इन फोर्सेस के बारे में बात करूं तो ये दोनों फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। कौन सा फोर्सेस बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। अभी कंजर्वेटिव फोर्स कौन, मुझे कोई बता पाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? ऐसा कौन सा फोर्स है जिसे को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं? कोई मुझे एक लाइन में इसको समझाने का प्रयास करेगा प्लीज? मैं चाहता हूं कि बच्चों के साथ मैं रेसिप्रोकेट करूं नॉलेज के बारे में। जो भी फॉर्मूला था एक चलता। क्या बोला? काय बोलला? काय बोलला भाऊ? चालेल सर। अरे चुकलं तर भावा पळेल पळेल, तू बोल फक्त स्टोरी सांगू नको पिक्चरची. जो की फॉर्म्युला आहे एकच अर्थ. दोन्ही फॉर्म्युलाच आहे. अरे पण कंझर्वेटिव्ह फोर्स एक स्वतःचं नेचर असते ना, बरोबर का नाही? हो ना? आशीष, यस सर. आशीष Yes, मेरे sir. भाई, आशीष मेरे भाई, यस सर. भाई बोल दे भाई. आशीष, आशीष किधर है भाई? आशीष सर आई डोंट नो सर. आई डोंट नो. किती सुंदर प्रकार यांनी म्हटले सर मला माहित नाहीये. ठीक है. केदार मेरे भाई, तेरे को पता? नहीं सर. मुजम्मिल मेरे भाई, अरे हो मुजम्मिल, मुजम्मिल आज के दिन में बोलेगा तू? सर ये फोर्स बदलता नहीं, एक ही रहता है. ये फोर्स बदलता नहीं, एक ही रहता है. ये गलत है भाई. मैं चाहता था एटलीस्ट तू तो बता दे. तूने भी गलत बोल दिया. दिमाग स्टोर खराब. केलेला फोर्स. स्टोर केलेला फोर्स. स्टोर कसं करशील बे मूर्खा फोर्सला? फोर्सला स्टोर कसं करशील? म्हणजे का टाइम वरती वापरणारच काय? 10 न्यूटनचा फोर्स स्टोर करून ठेवलाय, कुठं वापरायचं सांगा? असं आहे का? स्टोर करके फोर्स को कभी स्टोर किया जा सकता है क्या? कुछ भी दिमाग खराब करते. सॉरी भाई रितेश भाई, सॉरी सॉरी, माफ कर दे भाई. गलत. चलो चलो सुनो अच्छे से. आपको नहीं सर, बोलते रहे सर आप. चलिए अभी कंजर्वेटिव फोर्स के केस, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ.
वाह 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 वाह, किस भाई ने बोला ये बात? कौन है ये? कौन है? किसने गूगल पे सर्च किया है? जल्दी बोलो, कौन है ये? किसने बोल कौन था रे ये? अरे नाम तो बताओ, कौन था ये? मैं था सर। केदार भाई, गूगल पे सर्च किया क्या तूने? नहीं सर, नहीं सर। चलेगा, ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ, रो मत भाई, आग पोंछ ले, चल मजाक कर रहा था, ठीक है। देखो अभी अच्छे से सुनो। देखो कंजर्वेटिव फोर्स माने दो प्रकार का फोर्स। जो भी फोर्स, याद रखो अच्छे से, जो भी फोर्स सेंट्रल फोर्स रहेगा, ठीक है, जो फोर्स सेंट्रल फोर्स रहेगा और जो फोर्स रेडियल फोर्स रहेगा, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मतलब जैसे कि देखो, अगर कोई पर्सन गधा भी है, ठीक है, और किसी पर्सन को दिमाग भी नहीं है, ठीक है, तो उस पर्सन को कौन बोला, लाइक कौन सा पर्सन बोला जाएगा उसको? यूजुअली क्या बोला जाएगा? बोलो उसको। यस, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, उसको राहुल गांधी बोल सकते हैं, यस, उसको विजय सर बोल सकते हैं, सर भी गधे ही है ना, विजय सर को भी दिमाग नहीं है, बोला जा सकता है उसको, है ना? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यस, ठीक, मान लीजिएगा उसको विजय सर बोल देते। तो वैसे ही जिस पर्सन के पास सेंट्रल फोर्स, नहीं सर, नहीं। क्या क्या आवाज ही नहीं आया भाई को, भाई मेरे को आवाज ही नहीं आ राहुल गांधी अच्छा है सर, तो ऐसा वो पेड़ है। तो इसीलिए तो फिर बाद में मैंने मेरा एग्जांपल दिया ना। अरे भाई इसीलिए तो मैंने मेरा एग्जांपल दिया ना कि विजय सर ही गधे है और विजय सर पागल भी है। तो सोचो अभी दो क्वालिटी है विजय के साथ, पहले तो गधे भी है और ऊपर से फिर पागल भी है, वाह, है ना? तो उसी तरह से मैं बोल रहा था कि भाई कोई फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स और रेडियल फोर्स हो तो उनको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। सारे बच्चों के दिमाग में घुस रहा है बात, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? सेंट्रल रेडियल का अर्थ क्या है? अगर आप एक मास को यहाँ पे रखो, एक मास को यहाँ पे रखो, हमेशा ये मास इस मास को उसके तरफ ही खींचने की कोशिश करेगा, सेंटर की तरफ, इस सेंटर की तरफ, हाँ या ना? इस मास को इधर से उठा के इधर रख दो, अभी फिर भी ये मास को, इस वाले मास को ये वाला मास सेंटर की तरफ ही खींचेगा। चेक करना, सेंटर की तरफ। ऐसा कभी नहीं होगा कि गलती से इधर मास रख दिया तो सपक से ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं होगा भाई, सेंटर की तरफ ही खींचेगा। अरे हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर उसका इन्फ्लुएंस सेंटर की तरफ ही है, उसका पोजीशन चेंज करने के बाद में भी अगर बंदा सेंटर की तरफ ही जा रहा है तो बंदे को कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर यस सर। यस सर। सर अगर 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 किसी फोर्स को रेडियली नहीं बदला जा रहा, एंगुलरली बदला जा रहा है, मतलब सर्कल में घुमाया जा रहा है, ऐसा दूर लेके गए, कह रहे दूर नहीं लेके गए, सर्कल में घुमा रहे। अब बताओ रे, लगने वाले फोर्स का अमाउंट सेम रहेगा क्या? यस सर। अब थोड़ा Yes, दूर sir. गए, अब फोर्स का अमाउंट बदला ना? दूर नजदीक Yes, आएंगे sir. तो अमाउंट बदलेगा, लेकिन जब बंदे को एक ही रेडियस के भीतर रख के देखेंगे एंगल बदल के, तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी फोर्स का एंगल बदलने के बाद भी फोर्स उतना ही रहता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एंगल से बदलने के बाद में भी फोर्स वही रहता है, या फिर अगर उसके रेडियल डिस्टेंस को बदला नहीं जाए फिर भी वो फोर्स वही रहता है, तो उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? कौन सा फोर्स बोलते हैं? Radial force. रेडियल फोर्स। और जो फोर्स के पास ये दो क्वालिटी है, सेंट्रल फोर्स का और रेडियल फोर्स का, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जा सकता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर आपको ग्रेविटेशन फोर्स के केस में भी दिखता है, और यही कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में भी दिखता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कंजर्वेटिव फोर्स माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स माने ग्रेविटेशन फोर्स। और अभी एक बात अच्छे से सुनो, अब किसी भी पाथ से इसको फेंको, पाथ से उसके फोर्स को कभी डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो, अगर मान लीजिएगा ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, मान लीजिएगा मैंने कोई चीज यहां से बस छोड़ दी, मतलब ऐसी चीज रखी थी छोड़ दी, अब क्या होगा? ये चीज सेंटर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? मतलब पाथ कौन सा है? पाथ यही रहेगा। अरे हाँ या ना? समझ रहे हो? सर। अब मान लीजिएगा भाई को गुस्सा आ गया, भाई ने चीज को जोर से फेंका, चीज ऐसी जा रही थी, अब चीज ऐसे जाके ऐसे गिरी। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे जाके यस सर। ऐसे गिरी। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, जब ये ऐसे जाके समझो यहाँ पे गिर गई,
फिर भी फोर्स का नेचर कैसे था रे? फोर्स का नेचर तो सेंटर के टुवर्ड्स ही था ना, था क्या नहीं था? था क्या नहीं था? यस था सर। तो जब बंदा यहाँ पे नीचे आके गिरेगा ना, तो पाथ ये वाला कंसिडर किया जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी फेंको तो बंदा इधर ही आएगा, अगर आप इसको ऐसे भी फेंको तो बंदा इधर ही आएगा। मतलब पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है क्या रे? वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है क्या रे? है क्या रे पाथ के ऊपर डिपेंडेंट? बोलिए। बोलते ही नहीं बच्चे। नहीं सर। मतलब पाथ नहीं से सर। इंडिपेंडेंट है, पाथ से वो इंडिपेंडेंट है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फिर से चीज को समझो। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, किसी चीज को मैं ऐसे फेंक दूं, सुपुक से गया, ठीक है, सबसे गया, और किसी चीज को मैं ऐसे फेंक दूं, अब ये प्यार से ऐसे गया, लेकिन जाके दोनों एक ही जगह पे गिर रहे हैं, तो दोनों के केस में सेम फोर्स यूजुअली लगता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? दोनों के ऊपर लगने वाला यस फोर्स सर। यस। चलिए, अब इसको बताने के लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो एग्जांपल टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं चाहता हूँ अगर यहाँ से समझाए तो हम आगे बढ़ ले, क्योंकि पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहे हैं, ठीक है, और पावर एनर्जी पढ़ते तो और ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। चल सकते हैं हम आगे? बोलिए प्यारे भाई और बहनों। यस। यस सर। तो अगर मेरे सारे भाइयों को और सारी बहनों को अगर सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, तो मैं और एक चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा। अभी जो मैंने आपको बताया था फोर्स के बारे में, जो बोला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मेरे सारे भाइयों को बहनों को क्लियर है कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी अभी वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर चैप्टर ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। यहाँ पर तो मैंने कोई वेक्टर का साइन भी नहीं दिखाया है, बराबर ना? हाँ या ना? तो सर ये अगर यस वेक्टर सर। क्वांटिटी है और अगर आपने साइन में लिखा तो इसको क्या कर सकते हैं? तो इसको अभी ऐसा बोल सकते हैं कि अभी बस हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फोर्स का डायरेक्शन के बारे में अगर हमें बात करना है, मान लीजिएगा एक्स एक्सिस के अलावा, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलावा दो गोले रखे हैं, Q1 Q2, दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं। अब इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस था, मान लीजिएगा कोई एक r डिस्टेंस था, मैग्नीट्यूड के हिसाब से लंबाई, बस डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला। तो अभी आप सारे बच्चों को अगर किसी ने पूछा कि भाई एक्स एक्सिस के अलावा अगर ये लग रहा है तो बताइए इसका नेचर क्या होगा, तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे लिखोगे कि Q1 Q2 R स्क्वायर और I कैप। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि एक्स के अलावा लग रहा है ना। अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो I कैप लिखोगे, फोर्स का डायरेक्शन ये है तो क्या लिखोगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस I कैप। हाँ या ना? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मैटर करते हैं किसी एक फोर्स को बताने के लिए। अभी देखो, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ले लिया ना, तो ये मॉड हटाना पड़ेगा ना बच्चों, हटाना पड़ेगा ना, बराबर क्या नहीं? तो एफ वेक्टर माने ये, और मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर माने बस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, तो अभी देखिए बच्चों, मैं कुछ चीजों को, कुछ नेचर्स को आपके सामने बता रहा हूँ, देखो वो क्या है, एक एक करके मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम थोड़ा अगर नेक्स्ट पेज पे जाए, अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो k होता है ना, k, एक k का वैल्यू जो यूजुअली हम कंसीडर करते हैं होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आ रहा है? अरे समझा कि नहीं समझा बे? यस। यस सर। अभी अगर इस एप्सिलॉन के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट यूजुअली कंसीडर किया जाता है परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी बस एक्सेलॉन बोला जाए तो फिर इसको बस बोलेंगे परमिटिविटी, और एक्सेलॉन को नॉट लगा दिया तो वो समझ लेने का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये फ्री स्पेस के अंदर का ये पर्टिकुलर परमिटिविटी कंसीडर किया जा रहा है। फ्री स्पेस माने आप उसको वैक्यूम भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल सर रहा हूँ? परमिटिविटी म्हणजे अभी परमिटिविटी एक ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लिया गया, परमिटिव मैं आपको एक स्पेसिफिक बता रहा हूँ। परमिटिविटी मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लिया गया जिस कॉन्सेप्ट से ही उस फोर्स का नेचर डिफाइंड हो रहा था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देखो मान लो कि मेरा वजन है 3 kg, ठीक है। मान लीजिएगा एक चार्ज है, मान लीजिएगा 3 चार्ज है, और एक 4 चार्ज था, दोनों के बीच वाला डिस्टेंस 2 का था, तो 2 का स्क्वायर ले लिया, बराबर है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मान लीजिएगा यहाँ पर 3 4, तो ये हो गया 12, नीचे हो गया 4। अभी ये कितना हो जाएगा? मान लीजिएगा ये हो जाएगा 3, तो 3। लेकिन यहाँ पर अगर फोर्स मिल रहा है, यहाँ पर अगर फोर्स मिल रहा है 6 का, ठीक है,
तो Q1 3 है, Q2 4 है, डिस्टेंस 2 है, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ, अगर इसको 6 करना है तो कांस्टेंट कितना लेना पड़ेगा? कांस्टेंट कितना लेना पड़ेगा? अगर इसको 12 करना है, ठीक है, तो कांस्टेंट, तो आंसर तो 3 आ रहा है ना, तो इंटू 2 में कांस्टेंट लेना, मतलब के का वैल्यू तो आपको 2 बोलना पड़ेगा ना। तो ऐसे मटेरियल को देखने के बाद उसके केस में देखा गया कि अरे यार ये चार्ज तो 3 का था, वो चार्ज तो 4 का था, इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है भाई वो तो 2 का है, और भी फोर्स 12 क्यों आ रहा है बे? फोर्स 12 क्यों आ रहा है? इसका मतलब उस मटेरियल, दोनों मटेरियल के नेचर के अनुसार, उस मीडियम के नेचर के अनुसार उनके बीच में लगने वाले फोर्स डिफाइंड होगा, उनके फोर्स का रेट डिफाइंड होगा। तो हर मीडियम के अनुसार रेट बदल रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? तो अगर के का वैल्यू अगर 2 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो? तो 4 की वैल्यू तो पता है 4 ही है, पाई की वैल्यू 3.14 पता है, तो इसको इधर भेज दो, तब एप्सिलॉन नॉट का एक कांस्टेंट है वो, एप्सिलॉन नॉट एक पक्का आंकड़ा होता है वो, समझ पा रहे हो मेरी बात? एक, और उसी आंकड़े को उसी मीडियम के अंदर लेने के बाद में उसी फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है। समझे क्या नहीं समझे? बोलिए, समझे क्या नहीं समझे? अभी Yes, sir. हर मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी होता है, हर मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी होने के कारण हर एक मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी बताना पड़ता है, जैसे फ्री स्पेस के बारे में बता रहा हूं। अभी अगर आप मुझे पूछोगे सर किसी अदर वाटर के केस का परमिटिविटी बताओ, तो अभी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि यूजुअली कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया गया है, वो आउट ऑफ टेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समझ लो मेरे लिए। अब इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये नहीं कि सर मतलब आपको नॉलेज कम है, ऐसा नहीं है, वो नॉलेज मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं लगा मुझे, जो कि मैं JEE नेट पढ़ा। हाँ, जिस दिन मैं PhD वाले बंदों को पढ़ाऊंगा या फिर BSc वाले बंदों को, MSc वाले बंदों को पढ़ाऊंगा, उनको थ्योरेटिकल पढ़ाना पड़ता है, उस दिन थ्योरी के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन आज के नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, JEE नीट के सिलेबस के अलावा 11th-12th के सिलेबस के अनुसार सिलेबस मुझे पूरा आता है, जो भी सिलेबस पूरा होगा, और उसके आउट ऑफ कॉन्सेप्ट वाली भी चीजें पता है मुझे, बस मुझे रटना मैंने जरूरी नहीं समझा इन सारे परमिटिविटीज को। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज के बाहर का अगर कोई भी चीज आया तो फिर मुझे आप लास्ट दिन बोलना कि सर हाँ यार आपने तो ये बताया नहीं, आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? दुनिया में फिजिक्स के बारे में इतनी सारी चीजें जानने की, इतनी सारी चीजें हैं कि हर चीजों को नहीं जाना जा सकता, जाना जा सकता है लेकिन उसके लिए पूरा एक लाइफ डेडिकेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? जब न्यूटन जी अपने साल के कुछ 38-39 ईयर जब बर्बाद करते हैं, अच्छा बर्बाद नहीं बोल सकते, यूटिलाइज करते हैं, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन जी फैराडे के सारे लॉज बता दे, है ना? फैराडे ने भाई अपने खुद का कुछ किया ना, समझ पा रहे हो? तो बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा वास्ट है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए परमिटिविटी हर मीडियम के अनुसार डिपेंड होता है, लेकिन हमको हमारे सिलेबस के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली फ्री स्पेस के बारे में ही बात किया जाता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस यस। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है क्या कि हाँ सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, इसको किसी को कोई दिक्कत लग रहा है इसके केस में? बोलिए, लग रहा है? No, sir. यस, चल सकते हैं हम आगे? यस। अभी यूजुअली इस परमिटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं, इस परमिटिविटी के बारे में जब बात किया गया, तो इसका जो वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कंसिडर किया गया वो था 8.854 इंटू 10⁻⁻12, इतना कंसिडर कर दिया गया। सारे बच्चों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस। अभी अगर इसके यूनिट्स के बारे में बात किया जाए तो इसका यूनिट होता है फैरेड। एक मिनट, यस, फैरेड पर मीटर, इसके केस में यूजुअली इसको लिया जाता है। बात समझ में आ रही मेरी? सबको समझ में आ रही मेरी बात? यस, ओके। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है बच्चों, तो एक बात अभी अच्छे से समझने की कोशिश करो, यहाँ से इसके नेचर को एक समझने की कोशिश करो कि पर्टिकुलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, तो ये भी लिया जा सकता है। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब जो भी सारे एक्सपेरिमेंट हो, अभी कोई पानी के अंदर जाके तो नहीं करेगा ना भाई, पानी के अंदर ही करना है हमको, जाओ हम पानी के अंदर ही जाएंगे, ऐसा वाला कोई बात नहीं है ना। यूजुअली फ्री स्पेस में जो हम करते हैं, तो वैक्यूम के केस में और फ्री स्पेस के केस में, लाइक वैक्यूम और एयर वाले केस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चीजों में, ज्यादा फर्क, तो इसीलिए यूजुअली इसको एयर में भी कंसिडर कर लिया जाता है, इस एप्सिलॉन नॉट को। सारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ इस के बारे में, यूजुअली डायरेक्टली के का वैल्यू भी लिया जाता है। इस के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ना। तो फोर्स मतलब न्यूटन, आर स्क्वायर इधर चला गया मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आ गया
कूलम का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 9 इंटू 10⁻⁹ इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर अभी कंसिडर किया जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। चलिए, अगर हम इसको अगर इस सारे वैल्यूज को ले ले तो यूजुअली आपको कभी भी, अगर आपने जेडब्ल्यू नीट के एग्जाम में गए हो तो आपको कभी भी कॉन्स्टेंट्स खुद से लिखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। वो आपको पर्टिकुलरली सारे कॉन्सेप्ट देते हैं उनकी साइड से। आपने अगर देखा होगा तो किसी पेपर को उठा के चेक करो, सारे कॉन्सेप्ट शुरुआत में दिए जाते हैं ना, तो क्वेश्चन के अंदर दिए जाते हैं। आपको अलग से उनके लिए प्रयास करने की जरूरत पड़ती है कभी? बोलिए, पड़ती है कभी? कभी नहीं पड़ती। नो चलिए, नो सर। यस यस यस। चलिए अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो अभी अगर मान लीजिएगा मेरे पास एक चार्ज था, मान लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज था, मेरे पास और एक चार्ज था, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज था। तो अभी नेचर